हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछली वीडियो में हमने क्रिया के जो थ्योरी क्लासेस थे उन्हें कंप्लीट कर लिया था, उसके सारे भेदों को पढ़ लिया था। तो आज हम करने वाले हैं क्रिया के ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और अपनी तैयारी को देखते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है। अर्थात 4 ऑप्शन है, उनमें हमें जो भी शब्द क्रिया दिया गया है उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है हमारा उत्साह, तीसरा ऑप्शन है हमारा इसलिए और चौथा ऑप्शन है हमारा खाना। तो इन चारों शब्दों में जो भी हमारा क्रिया है वो हमें बताना है। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाना एक प्रकार की क्रिया है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है खाना और खिलाना किस प्रकार की क्रिया है। खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है द्विकर्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यौगिक क्रिया या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न के यदि हम सही उत्तर की बात करेंगे तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक क्रिया। ये यौगिक क्रिया होती हैं, मैंने आपको क्लासेस के दौरान बताया था। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है क्रिया के मूल को कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है धातु, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संयुक्त क्रिया या फिर चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अव्यय। तो इन चारों में जो सही ऑप्शन है हमें वही टिक करना है। तो तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की हम यदि बात करेंगे तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये मैंने क्लासेस के दौरान भी आपको कई बार बताया था। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है संज्ञा तथा विशेषण से बनने वाली धातुएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए नाम धातु, ऑप्शन नंबर बी नाम बोधक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया या फिर ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया। तो चौथे प्रश्न के हम यदि सही उत्तर की बात करेंगे तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाम धातु। जब मैंने थ्योरी क्लास का एंड किया था तो यही पर किया था कि संज्ञा और विशेषण से बनने वाली धातुएं नाम धातु कहलाती हैं। फिर बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त क्रिया या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाम धातु क्रिया। हथियाना एक प्रकार की नाम धातु क्रिया है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। किसकी क्रिया कर्ता के लिंग अनुसार ठीक नहीं है। अर्थात हमें ये बताना है कि कर्ता का जो लिंग है उसके अनुसार जो क्रिया ठीक से प्रयुक्त नहीं हुई है वो बतानी है, कौन से ऑप्शन में दी गई है। पहला ऑप्शन हमसे पूछा गया है राम आता है, दूसरा ऑप्शन घोड़ा दौड़ता है, तीसरा ऑप्शन हाथी सोती है और चौथा ऑप्शन लड़की जाती है। तो छठे प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे
तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी सोती है। हाथी सोता है, ये होना चाहिए था। यहाँ पे क्रिया ठीक से प्रयुक्त नहीं की गई है। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन अकर्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन सकर्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन द्विकर्मक क्रिया या फिर चौथा ऑप्शन संयुक्त क्रिया। तो इन सभी ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर होगा हमें वो बताना है कि कौन सा होगा। तो सातवें प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात करें तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा भी मैंने आपको यही बताई थी कि ऐसी क्रिया जिसके साथ या तो कर्म हो या फिर कर्म होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है। हमें सकर्मक क्रिया बतानी है कि कौन सी है। ऑप्शन पहला दिया गया है हमें रोता है, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है हंसता है, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पढ़ता है और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो सकर्मक क्रिया है हमें वो बतानी है। तो आठवें प्रश्न के यदि सही उत्तर की हम बात करेंगे तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़ता है। ये एक प्रकार की सकर्मक क्रिया है। अब बात करते हैं नवें प्रश्न के बारे में। नवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, मुझे देखते ही उठ बैठा। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन संयुक्त क्रिया, दूसरा ऑप्शन यौगिक क्रिया और तीसरा ऑप्शन नामबोधक क्रिया और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया। तो मुझे देखते ही उठ बैठा में कौन सी क्रिया है। बात करते हैं नवें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। तो नवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त क्रिया। अब बात करते हैं दसवें प्रश्न के बारे में। दसवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं। पहला ऑप्शन संज्ञा, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन क्रिया या फिर चौथा ऑप्शन क्रिया विशेषण। तो दसवें प्रश्न के यदि हम सही उत्तर की बात करेंगे तो दसवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है। अर्थात हमसे उसका भेद पूछा गया है कि कौन सा भेद है संयुक्त क्रिया का। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है आरंभ बोधक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है समाप्ति बोधक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अवकाश बोधक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है नित्यता बोधक। तो मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में जो क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, बात करते हैं 11वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाप्ति बोधक। मैं खाना खा चुका हूँ अर्थात खाना खा लिया है, समाप्त कर चुका हूँ मैं क्रिया जो कर रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में, जो कि हमसे पूछा गया है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है
अकर्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सकर्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है द्विकर्मक क्रिया और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया। तो 12वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं पड़े उसे क्या कहते हैं। तो 12वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की हम बात करेंगे तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, उसमें कोई कर्म नहीं दिया गया होता। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। जिस क्रिया के 2 कर्म हो वह कहलाती है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, इसका तो सीधे सीधे मैंने परिभाषा यही बताई है। 13वें प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 13वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है। 14वां प्रश्न का पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दौड़, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है रो, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है नहा और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है लिख। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है। 14वें प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिख, ये हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया है, अर्थात जो सिंचवाता है वो हमारी कौन सी क्रिया है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संयुक्त क्रिया और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है यौगिक क्रिया। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात मैं खुद तो बाग नहीं सींच रहा हूँ बल्कि माली को प्रेरणार्थक क्रिया के द्वारा सिंचवा रहा हूँ, अर्थात उसे प्रेरित कर रहा हूँ। मैं स्वयं वो काम न करके माली को प्रेरित कर रहा हूँ कि बाग को सींचे। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी सहायक क्रिया है, अर्थात हमसे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जिसे इंग्लिश में भी बोलते हैं वो पूछा गया है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन हमें दिया गया है लिखना, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पढ़ना, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है देखना और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है। तो इन चारों में जो भी हमारी सहायक क्रिया है हमें वो बतानी है। तो बात करते हैं 16वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है एक सहायक क्रिया है। इसके बाद बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है सठियाना शब्द है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं नाम धातु, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है क्रियार्थक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है यौगिक क्रिया। तो सठियाना शब्द क्या है ये हमें बताना है। बात करते हैं 17वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाम धातु। सठियाना शब्द एक नाम धातु शब्द है। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के
बारे में। 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, सुमित सो रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद है, अर्थात हमें इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताना है कि कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अकर्मक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सकर्मक, और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रेरणार्थक, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है द्विकर्मक। तो सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। तो आइए बात करते हैं 18वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकर्मक। ये क्रिया का भेद है, अर्थात यहाँ अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये हमें बताना है। तो बात करते हैं 19वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। मैंने आपको जब क्रिया के भेद पहली क्लास क्रिया की जो मैंने पढ़ाई थी उसमें आपको पढ़ाया था कि रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में, जो कि है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। 20वें प्रश्न में हमें कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 3, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 4, और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 6, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 2। बात करते हैं 20वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। कर्म के आधार पर भी क्रिया के 2 ही भेद होते हैं। तो ये थे आज के हमारे वीडियो के 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको 20 के 20 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैंने आपसे जिस प्रश्न का उत्तर पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो को कितना वॉच करते हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूँगा अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर, बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।